सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पीएम मोदी विदेश के दौरे पर हैं। पहले जापान, फिर चीन का दौरा। दुनिया की मीडिया में चर्चा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात ग्लोबल साउथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। मोदी की डिप्लोमेसी का 3.0 वर्जन क्या ट्रंप की धौंस और टैरिफ टेरर को मजबूत जवाब दे पाएगा? क्यों अमेरिकी एक्सपर्ट से लेकर वहां के तमाम पॉलिटिकल दिग्गज तक कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी से दुश्मनी करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? और यह बात सिर्फ अमेरिका में नहीं कही जा रही, विदेशी मीडिया में ट्रंप की टैरिफ वाली सनक पर चर्चा हो रही है कि इस बार ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। दूसरी तरफ भारत पर ट्रंप के टैरिफ हमले को लेकर देश का विपक्ष गदगद हो रहा है। ट्रंप के बहाने राहुल गांधी और दूसरे नेता मर्यादा तक भूलते जा रहे हैं और मोदी के लिए तू तड़ाक की सतही भाषा पर उतर आए। लेकिन क्या मोदी चुप बैठेंगे या चुप बैठे हुए हैं? मोदी की चीन यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, एक जबरदस्त डिप्लोमेसी का गहरा कूट संदेश है। आज के चैप्टर में बात इसी पर, ब्रांड मोदी की डिप्लोमेसी, और इस सवाल के साथ कि क्या 1 सितंबर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से ग्लोबल साउथ की तरफ झुकने वाला है। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स, अमेरिकी अधिनायकवाद के ऑब्सेशन, ट्रंप के टैरिफ धौंस और ग्लोबल साउथ को दबाने की ट्रंप नीति के मौजूदा दौर में नए ग्लोबल ऑर्डर के डॉक्ट्रिन का ये कवर पेज है। मोदी वो किरदार हैं जिनके हर एक मूव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दुनिया की राजनीति में बहती हवा का अंदाजा लगा रही है। क्या ड्रैगन एलिफेंट डांस ग्लोबल ऑर्डर बदल देगा? क्या भारत चीन रिश्ते का सबसे भरोसेमंद दौर अब शुरू हो चुका है? क्या ट्रंप की एक गलती ने भारत चीन कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत कर दिया? Certainly, Donald Trump is helping the situation, no doubt, because they both have shared interests. Donald Trump has upended a lot of the international order, and right now, India and China see their interests more aligned with one another than opposed to one another. They're treating India like they're school children who need to be told what to do, and India's the big boy. That moment when the United States said, "You will not buy oil from Russia or we will punish you," and India looked back at the US and said, "You will not tell us who we can or cannot buy oil from." That was such a cataclysmic moment. तो क्या नए भारत और मोदी के भारत ने अब ग्लोबल ऑर्डर बदलने के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए? क्या चीन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात नए ग्लोबल ऑर्डर की भूमिका है, या कहीं भारत चीन के बदलते रिश्तों को लेकर उम्मीदों और सकारात्मक संकेतों को टटोलने की अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही? तो इसे जानने के लिए आपको तियानजिन में मोदी और जिनपिंग के बीच हुई 1 घंटे की मुलाकात में उठी ध्वनियों और परस्पर हितों की धारा को समझना जरूरी है। The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are 2 ancient civilizations in the East. We are the world's 2 most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our 2 peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and promoting the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की।
दुनिया की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं भारत और चीन। दुनिया की कुल आबादी का 34% हिस्सा सिर्फ भारत और चीन में रहता है। ग्लोबल लेवल पर भारत और चीन के एकजुट होकर एक साथ आने का मतलब है ग्लोबल साउथ की आवाज का वैश्विक मंच पर दमदार होना और वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की प्रक्रिया का शुरू हो जाना। भारत चीन ग्लोबल साउथ की दो बड़ी शक्तियां हैं। ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेलिंग ने दोनों को परेशान किया है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी ग्लोबल ऑर्डर बदल देने का मादा रखती है। यही वजह है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात और उससे निकलने वाले नतीजों पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से ही ट्रेड और टैरिफ के दबाव और तनाव ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर रखा है। यही वजह है कि भारत और चीन के संबंधों का तेजी से पटरी पर लौटना, पीएम मोदी का चीन पहुंचना, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का होना पीएम मोदी के उस संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें वो ग्लोबल ऑर्डर बदलने की बात कहते रहे। Friends, the world order created after the Second World War is changing fast. The revolution in technology, the rise of the global south, and shifting demographics are contributing to its pace and scale. तो क्या करीब एक महीने पहले जुलाई में पीएम मोदी ने बदलते ग्लोबल ऑर्डर के संकेत दुनिया को और खासकर यूनिपोलर वर्ल्ड की अधिनायकवादी धारा में चलने वाले पश्चिम को दे दिए? सच ये है कि मोदी की परस्पर सम्मान और परस्पर समृद्धि की कूटनीति ने नए भारत पर दुनिया के भरोसे को कई गुना बढ़ाया है। यही वजह है कि आज के दौर में चीन को भी लगता है कि अगर ग्लोबल ऑर्डर में तेज गति से चलना है तो भारत का साथ होना जरूरी है। This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound, and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our true contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. चीन भारत की ताकत को जानता है, इसलिए वो भारत से दोस्ती कर रहा है। भारत की ताकत है उसकी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था को ट्रंप अपनी नोबल सनक और अहंकार में डेट तक कह चुके हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है। ताजा जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.8% रही, जिसे लेकर अनुमान था कि ये 6.7% रहेगी। इसी तरह चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अप्रैल से जून के महीने में 5.2% रही। भारत की ये जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। भारत एक संदेश देना चाहता है जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासकर यूएसए यानी कि अमेरिका, एक संदेश ऐसा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता कूटनीति के लिए, और भारत ये संदेश देना चाहता है कि अगर ग्लोबल साउथ को मजबूत करना है तो उसके लिए चीन और भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। ग्लोबल साउथ की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता लानी है तो उसके लिए भारत और चीन का एक साथ आना बहुत जरूरी है। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ का
अपना एक महत्व है, और अगर आपको एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर सभी देशों का समान अधिकार है, तो उसके लिए वेस्टर्न पावर्स को, ग्लोबल साउथ को उसकी जगह देनी होगी। और ये दोनों रिश्तों के बीच बेहतरी और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से सामने रखने का एक बहुत बड़ा मौका था। Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. शायद ट्रंप को जब तक अपनी भूल का एहसास हो, तब तक भारत चीन के संबंधों में जमी बर्फ पिघलकर ब्रह्मपुत्र यानी चीन की यारलुंग सांगपो नदी का पानी बन चुकी हो। पर यह सच है कि बदलते दौर में भारत और चीन का साथ आना दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर ट्रेड और अर्थव्यवस्था के नजरिए से। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो असली मुद्दा होता है वो होता है परस्पर हित और सहयोग। भारत और चीन के मार्केट साइज को देख लीजिए। दोनों ही देशों की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी दोनों देशों की आबादी को अगर मिला दें तो ये 2.8 बिलियन हो जाती है। चीन में मिडिल क्लास अगर 500 मिलियन है तो भारत में मध्यम वर्ग 430 मिलियन के करीब है। मेरे ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। आर्थिक नजरिए से दोनों देशों की आबादी वास्तव में एक मार्केट साइज भी है। मिडिल क्लास आबादी का ज्यादा होना मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट, जिसका फायदा दोनों ही देश परस्पर सहयोग से उठा सकते हैं। यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि भारत के इसी मार्केट पर ट्रंप की नजर रही है, और अब लगता है कि भारत के मार्केट में ट्रंप की दाल गलने वाली नहीं। एक बात तो मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि ट्रंप भाई साहब का भारत पर तगड़ा टैरिफ थोपना उनकी निजी खुन्नस वाला मामला है। इसी निजी खुन्नस वाली बात पर मुहर लगाई है अमेरिकी वित्तीय कंपनी जेफरीज की एक ताजा रिपोर्ट में, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप भारत से इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि भारत ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी। जाहिर है इससे ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का सपना चकनाचूर हो गया, और दावा है कि बस यही बात ट्रंप को खटक गई। अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के सीज फायर वाले दावे की हवा भी भारत ने निकाली थी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अमेरिका के रिश्ते कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि भारत ने ट्रेड को लेकर बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए हैं। इस सबके बीच भी पीएम मोदी ने एक संदेश तो दे दिया है कि भारत ने अपनी राह और विकल्प चुनने शुरू कर दिए हैं। दुनिया बहुत जल्द भारत की डिप्लोमेसी पर एक नया और असरदार दौर देखेगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट जिस 21वीं सदी को एशिया की सदी कहते हैं, उसकी प्रस्तावना मोदी ने बहुत पहले लिख दी थी, और अब माना जा रहा है कि चीन दौरे के साथ पीएम मोदी इसी ग्लोबल साउथ की किताब का पहला अध्याय लिख रहे हैं। चाहे मोदी एशियन देशों में हों, वैश्विक मंच पर हों या यूरोपीय देशों में, भारत की स्पष्ट नीति वो रखते रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर मोदी का संदेश विकसित देशों के लिए साफ रहा है। बिना भेदभाव के व्यापार और कारोबार, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, शांति स्थिरता को बढ़ावा देना और वैश्विक संस्थाओं का अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना। टुगेदर वी मस्ट अटेम्प्ट टू रीडिजाइन global political and financial governance. This can remove
inequalities, enlarge opportunities. भारत चीन रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई थी पिछले साल रूस के शहर कजान में, जब ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले थे। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई इस वार्ता से पहले जो बदलाव सीमा पर हुए थे वो ये कि एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी थी। डेप्सेंग प्लेन्स और डेमचौक में भी भारत का पेट्रोलिंग अधिकार बहाल हुआ था। बीते 4 साल में 17 राउंड की वर्किंग मैकेनिज्म की बातचीत और 21 राउंड के मिलिट्री डायलॉग के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ और भारत को पेट्रोलिंग के अधिकार वापस मिले। ये मामला 2020 के संघर्ष से पहले का था। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के क्षेत्र में गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की मिरर डिप्लॉयमेंट हुई थी, यानी बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन आखिरकार सीमा पर भारत की दमदार आर्मी और कूटनीतिक प्रयासों के आगे चीन को झुकना ही पड़ा। एक्सेलेंसी, सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का